नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 अगस्त सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मनीषा के संस्कार से इनकार, आज से पक्का मोर्चा होगा शुरू। सीबीआई जांच और एम्स से पोस्टमार्टम की रखी मांग। 2 जिलों में नेट हुआ बंद, दंगा रोकू वाहन और आरएएफ तैनात की। हरियाणा में 22 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। हरियाणा सरकार को 10 आईएमटी बनाने का झटका, हाईकोर्ट पहुंचा भूमि खरीद पॉलिसी का मामला। लिपिकों की हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश मानने का हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। बीजेपी विधायक को हाईकोर्ट से मनपसंद डेट नहीं मिली, उचाना चुनाव की दोबारा काउंटिंग का है मामला। एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी लगेज तोला जाएगा, इसके बाद ही स्टेशन में होगी एंट्री। प्रदेश में शिक्षकों के 5 चरणों में ऑनलाइन होंगे तबादले। हरियाणा में जल्द 450 नए डॉक्टरों की होगी नियुक्ति, सीएम ने दी मंजूरी। सिरसा में हाई वोल्टेज हंगामा, विधायक गोकुल सेतिया व जिला परिषद सीईओ में हुई फोन पर बहस, गाड़ी से किया पीछा। एसबीआई को होम लोन 0.25% महंगा हुआ, अब 7.50% से लेकर 8.70% के बीच होगी ब्याज दर। छठ पूजा और दीपावली के लिए रेलवे की नई स्कीम, टिकटों पर मिलेगा 20% डिस्काउंट। रेडमी 15 स्मार्टफोन 7000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुआ, कीमत 14,999 रुपए से शुरू। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान, सूर्य कुमार कप्तान होंगे तो गिल उप कप्तान। टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से। रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट घोषित, सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। एनडीए की सीपी राधाकृष्णन से होगा मुकाबला। और भारत चीन सीमा विवाद हल करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। चीन रेयर अर्थ मेटल देने को तैयार हुआ, मोदी डोभाल से मिले चीनी विदेश मंत्री। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की फुहार से मौसम खुशनुमा बना हुआ है, हालांकि नमी से अभी भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो 22 अगस्त को पूरे प्रदेश में बरसात की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसके बाद कई जिलों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि आज यानी 20 अगस्त को लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बरसात के आसार बने हुए हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 0 से 25% बरसात के आसार जताए गए हैं, तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 25 से 50% तथा पंचकुला और यमुनानगर में 50 से 75% बरसात की संभावना जताई गई है। वहीं कल यानी 21 अगस्त को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में 0 से 25% बरसात की संभावना है, जबकि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 25 से लेकर 50% बरसात के आसार हैं। 22 अगस्त को बरसात की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा और इस दिन ज्यादातर जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी ने 21 अगस्त को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक मौजूद रहेंगे। विधानसभा में विपक्ष के हमले से निपटने के विषय में इस बैठक में खास तौर पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी पार्टी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष से निपटने की तैयारी पर भी चर्चा कर सकती है। वहीं सरकार कानून व्यवस्था और बाकी विषयों पर भी प्लानिंग कर सकती है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर 22 अगस्त सुबह 11 बजे विधानसभा सचिवालय में एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का आयोजन होगा। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण, साथ ही बीएससी के मेंबर शामिल होंगे। इस दौरान सेशन की अवधि तय की जाएगी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में शामिल रहेंगे। 22 अगस्त दोपहर 2 बजे से राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष मानसून सत्र की शुरुआत करेंगे। अनुमान है कि मानसून सत्र 26 अगस्त तक चलेगा। यदि विपक्ष दबाव बनाता है तो सत्र की अवधि 27 अगस्त तक तय की जा सकती है। विधानसभा सचिवालय ने विधायकों से सवालों की लिस्ट मांग ली है। हरियाणा के भिवानी में 19 वर्षीय लेडी टीचर मनीषा के लापता होने, लाश मिलने और अब अंतिम संस्कार के संघर्ष का मंगलवार को 9वां दिन था। इस केस में बार बार ट्विस्ट आ रहे हैं। इसी केस में भिवानी एसपी मनवीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया है, तो वहीं एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड लाइन हाजिर हुए हैं। सबसे बड़ा बवाल तब शुरू हुआ जब लाश मिलने के 5 दिन बाद 18 अगस्त को पुलिस ने कहा कि यह मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है, और फिर अचानक सुसाइड नोट वायरल भी हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इन सवालों का किसी के पास जवाब नहीं है कि यदि 13 अगस्त
अगस्त को मनीषा की लाश मिलने के साथ ही सुसाइड नोट मिल गया था, तो फिर उसे 5 दिन तक इतना गुप्त क्यों रखा गया? मंगलवार को रोहतक पुलिस रेंज के आईजी वाई पूर्ण कुमार ने कहा कि पुलिस को शव के पास ही मनीषा के बैग से ये सुसाइड नोट मिला था। हालांकि आईजी ने इन 2 सवालों का ठोस जवाब नहीं दिया कि सुसाइड नोट 5 दिन बाद क्यों सार्वजनिक हुआ, मनीषा की सुसाइड करने की संभावित वजह क्या है। इन सवालों के जवाब पुलिस की ओर से न मिलने की वजह से प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मनीषा की मौत को लेकर उसके गांव में ग्रामीण एंट्री पॉइंट पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सच सामने नहीं आता है वह मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। मनीषा के मामा कुलदीप ने मीडिया के सामने कहा, मनीषा का फोन 11 अगस्त को 3:08 पर बंद हुआ। इसके बाद शाम 6:26 पर एक बार ओपन हुआ, लेकिन कुछ समय बाद फिर से बंद कर दिया गया। इसके बाद परिवार वाले लगातार फोन मिलाने का प्रयास करते रहे, लेकिन नहीं मिला। 11 व 12 अगस्त की रात करीब 12:04 से 5 पर एक बार फिर से फोन खुला था, लेकिन इसके बाद फोन बंद आ रहा है। पुलिस को फोन का कवर घटनास्थल पर ही मिला, लेकिन फोन गायब है। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि शाम को 6:26 पर मनीषा के मोबाइल से कॉल आई थी, लेकिन वो रिसीव नहीं कर सके। कुछ देर बाद कॉल बैक की तो रिसीव नहीं की। बड़ा सवाल यही है कि मोबाइल कहां गायब है। आईजी पूर्ण कुमार से मीडिया ने पूछा कि जब सुसाइड नोट मौके पर ही मिल गया था तो उसकी पुष्टि क्यों नहीं की गई। इस पर उन्होंने कहा कि जब जांच चल रही थी तो बीच में कैसे कर सकते थे। जब सुसाइड केस है तो फिर एसपी को बदलने जैसी कार्रवाई क्यों हुई। इसके जवाब में आईजी ने कहा कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। हरियाणा के भिवानी में ग्रामीणों ने मंगलवार 19 अगस्त को लेडी टीचर मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। ग्रामीणों को जैसे मनीषा के पिता संजय पर दबाव डालने का पता चला तो उन्होंने गांव में पंचायत की, जिसमें उन्होंने गांव में मनीषा का संस्कार न होने देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पूरे गांव के रास्ते ईंट पत्थर और पेड़ गिराकर बंद कर दिए। माहौल देखते हुए सरकार ने मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर 21 अगस्त की सुबह 11 बजे तक भिवानी और चरखी दादरी यानी दोनों जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस की सुसाइड की थ्योरी को झूठा करार देते हुए आगे के संघर्ष के लिए गांव में कमेटी बना दी है, जिसने प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर मनीषा का एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराने और केस की जांच भी सीबीआई को सौंपने की मांग की है। अगर इस पर सहमति बनी तो प्रशासन की कोशिश रहेगी कि धरना खत्म कर मनीषा का अंतिम संस्कार करा दिया जाए। इससे पहले भिवानी सरकारी अस्पताल और रोहतक पीजीआई में मनीषा का पोस्टमार्टम हो चुका है। वहीं पुलिस कहीं गुपचुप तरीके से मनीषा की डेड बॉडी सरकारी अस्पताल से लाकर अंतिम संस्कार न कर दे, इसके लिए गांव के एंट्री गेट पर धरना दिया जा रहा है। साथ ही गांव के अंदरूनी रास्तों से लेकर शमशान तक पर नजर रखी जा रही है। रात में भी युवा ठीकरी पहरा देंगे। मेन सड़कों पर महिलाएं डंडा लेकर खड़ी हैं। वहीं भिवानी में हालात को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर दंगा रोकू वाहन और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ तैनात कर दी गई है। भिवानी पुलिस ने दादरी की सीमा पूरी तरह से सील कर दी है। 3 जिलों की पुलिस फोर्स यहां पर लगा दी गई है। हरियाणा में उचाना विधानसभा चुनाव के संबंध में मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान विधायक देवेंद्र अत्री की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सत्यपाल जैन ने अगली तारीख 29 अगस्त की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद 28 की मांग की गई, कोर्ट ने उसे भी नकार दिया। लास्ट में अगली तारीख 26 अगस्त दी गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस केस को रैंक ऑन प्रायोरिटी रखो और आप इसमें बेवजह देरी करने के तरीके अपना रहे हो। इसके बाद जस्टिस ने कहा कि ये पिटीशन इतिहास की सबसे जल्दी डिसाइड होने वाली इलेक्शन पिटीशन होगी। जब भी तारीख दी जाए अपना सब कुछ कैंसिल करके यहाँ आना है और आगे इसे डेली सुना जा सकता है। अगली सुनवाई अब 26 अगस्त को होगी। खास बात यह है कि यह पिटीशन केवल पोस्टल वोट की दोबारा गिनती के लिए दाखिल की गई है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि जींद जिले की उचाना विधानसभा से चुनाव हारे कांग्रेस कैंडिडेट पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने पोस्टल बैलेट की गिनती दोबारा करवाने की याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की है। उचाना सीट पर भाजपा के देवेंद्र अत्री ने मात्र 32 वोटों से ब्रजेंद्र सिंह को हराया था। जस्टिस ने कहा था हम इसे डेली सुनेंगे क्योंकि एक स्वच्छ लोकतंत्र में फैसला सही होना चाहिए और यह बात मैं नहीं बल्कि भारत का संविधान कह रहा है। प्रदेश में ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती दिख रही है। इसके तहत 5 चरणों में अलग अलग पदों पर तैनात शिक्षकों के तबादले होंगे। वहीं कपल केस के नंबरों को हटा दिया गया है। शिक्षकों को 2 वर्ष से तबादले का इंतजार है। पहले चरण में बात करें तो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटी के अंतर जिला तबादले होंगे, तो वहीं तीसरे चरण में प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के तबादले होंगे। इसी तरह चौथे चरण में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, CNV शिक्षक और जूनियर बेसिक ट्रेनिंग के रेगुलर अध्यापकों के
तबादले और 5वें चरण में गेस्ट टीचर्स के तबादले होंगे। बात रही दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में प्रदेश के मॉडल संस्कृति स्कूलों में शिक्षकों के तबादले होंगे। इसके तहत पहली बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने परीक्षा ली है। तबादले से पहले ही उस परीक्षा का परिणाम भी जारी होगा। परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों पर ऐच्छिक तबादला नियम लागू है। इसी तरह मॉडल संस्कृति स्कूलों के बाद अब गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए भी अलग से तबादला नीति बनेगी। हरियाणा सरकार द्वारा साल 2023 में हड़ताल पर गए लिपिकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार द्वारा हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश मानने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हड़ताल की अवधि के दौरान इन कर्मचारियों का न तो वेतन कटेगा और इस अवधि को सेवा में बाधा के रूप में नहीं माना जाएगा। इस विषय में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि यह छूट केवल एक बार की विशेष व्यवस्था के तौर पर दी जा रही है। भविष्य में इसे किसी भी प्रकार की किसी मिसाल के तौर पर मान्य नहीं होगा। खास तौर पर हड़ताल में भाग लेने वाले लिपिकों के लिए यह नियम मान्य होंगे। बाकी किसी भी मामले में इन्हें लागू नहीं माना जाएगा। हरियाणा के अग्रोहा को विश्व पटल पर पहचान दिलाने का एक नया प्लान बनाया जाएगा। वैसे तो अग्रोहा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है, लेकिन अब इसे प्रमुख स्थल और सांस्कृतिक धरोहरों का केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से अग्रोहा में अत्याधुनिक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। खुदाई से मिले गए पूरे अवशेषों को यहाँ संरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यहाँ संग्रहालय की स्थापना होने से आने वाले इलाकों को यहाँ की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इससे उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, साथ ही उन्हें आकर्षक अनुभव भी मिलेगा। भविष्य में अग्रोहा न केवल आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी वर्ल्ड लेवल पर नई पहचान बनाएगा। अग्रोहा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के अलावा पुरातात्विक स्थल के आसपास स्थित टीलों की जियो टैगिंग कर इस इलाके को संरक्षित एरिया घोषित करने का काम भी किया जाएगा। हरियाणा के सिरसा के विधायक गोकुल शेतिया व जिला परिषद के सीईओ के बीच कई दिनों से चल रही तकरार सड़क पर आ गई है। विधायक गोकुल शेतिया पिछले कई माह से सिरसा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई न होने का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं और वे जिला परिषद के सीईओ सुभाष चंद्र पर भी काम न करने का आरोप लगा रहे हैं। मंगलवार को विधायक शेतिया हल्के के गाँव में पहुंचे और उनके साथ बीडीपीओ के अलावा कई गाँव के सरपंच भी मौजूद थे। मौके पर विधायक ने सीईओ सुभाष चंद्र को फोन लगाया तो सीईओ ने बताया कि वे बैठक में व्यस्त हैं। इसी बात को लेकर विधायक शेतिया ने सीईओ को लताड़ लगाते हुए कहा कि वे पूरे दिन बैठक में ही व्यस्त रहते हैं क्या? जब विधायक गांव में जा रहा है तो आपको भी आना चाहिए। इस बात के जवाब में सीईओ ने कहा कि वे सरकार के कार्य कर रहे हैं, आपके गुलाम नहीं है। यह कहकर फोन काट दिया। फोन पर सीईओ के जवाब से नाखुश होकर विधायक गोकुल शेतिया सीधे सीईओ के कार्यालय पहुंचे, लेकिन तब तक सीईओ डबवाली की ओर निकल चुके थे। विधायक को यह सूचना मिली तो उन्होंने डबवाली रोड पर सीईओ की गाड़ी को कई बार रुकवाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी तो विधायक वापस आ गए और कहा कि वे पूरे इस मामले को व घटनाक्रम को न केवल मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे बल्कि विधानसभा में भी उठाएंगे। अगर आप भी आपकी बार दीपावली या फिर छठ पूजा के लिए घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। भारतीय रेलवे की तरफ से एक नए प्रकार की स्कीम पेश की गई है। स्कीम के तहत 15 अगस्त से राउंड ट्रिप टिकट पर यात्रियों को रिटर्न टिकट पर 20% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह सुविधा सिर्फ 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक जाने और 17 नवम्बर से 1 दिसंबर के बीच वापसी आने वाली ट्रेन की टिकटों पर ही लागू होने वाली है। डिस्काउंट केवल बेस किराए पर दी जाएगी। इस ऑफर के जरिए आने और जाने दोनों साइड के टिकट कंफर्म होना जरूरी है, तभी आपको डिस्काउंट का बेनिफिट मिलने वाला है। यह स्कीम खास तौर पर त्योहारों में बढ़ती भीड़ को अच्छे से मैनेज और ट्रेन की कैपेसिटी को बेहतर तरीके से यूज करने की दिशा में उठाई गई है। आप ऐप के जरिए काफी आसानी से आने और जाने के टिकट बुक करवा सकते हैं। संक्रमित बीमारी रिसर्च लेबोरेटरी आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर पर डाटा एंट्री कार्य, MS ऑफिस, एक्सेल और PPT का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त है। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेन में ले जाने वाले सामान के वजन और साइज को लेकर सख्त नियम लागू करने जा रहा है। ये नियम एयरपोर्ट की तर्ज पर होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। लगेज के वजन और साइज को लेकर यह नियम पहले से है, लेकिन अब इन्हें सख्ती से लागू करने की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी कुछ स्टेशनों पर यह लागू होंगे। इन स्टेशनों पर यात्रियों को अपने सामान को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों से तोलना होगा। अगर सामान तय सीमा से ज्यादा भारी है या फिर वजन कम होने के बावजूद बहुत बड़ा यानी ज्यादा जगह घेरने वाला है तो भी इसके लिए
अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना देना होगा। उत्तर और उत्तर मध्य रेलवे ने इसकी शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है। इनमें लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा जैसे स्टेशन शामिल हैं। प्लेटफॉर्म पर एंट्री से पहले बैग का वजन और साइज चेक होगा। भारत और चीन ने सीमा विवाद हल करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला किया है। ये कमेटी जल्द से जल्द बॉर्डर निर्धारण के लिए हल ढूंढेगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। वांग यी के दौरे के दौरान चीन भारत को फर्टिलाइजर और रेयर अर्थ मटेरियल देने को भी तैयार हो गया है। चीन ने जुलाई में इस पर रोक लगा दी थी। चीनी विदेश मंत्री 18 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। इससे पहले वांग यी ने सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री ने जयशंकर को भरोसा दिया है कि चीन भारत को खाद, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। वांग यी ने कहा, दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। फ्री ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और चीन जो सबसे बड़े विकासशील देश हैं और जिनकी आबादी मिलकर 2.8 अरब से ज्यादा है, उन्हें जिम्मेदारी दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वांग यी ने भरोसा जताया कि चीन भारत समेत पड़ोसी देशों के साथ मिलकर शांति, सुरक्षा और समृद्धि वाला माहौल बनाने के लिए तैयार है। वांग यी ने 19 अगस्त को भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर बात की। वांग यी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जो समस्याएं आई हैं, वे दोनों देशों के लोगों के हित में नहीं थी। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 370 अंकों पर 81,644 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में 103 अंकों की तेजी रही और ये 24,980 के स्तर पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं ऑटो, IT और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बढ़त रही। वहीं एनर्जी और फार्मा शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोने का दाम 455 रुपए गिरकर 99,168 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी की कीमत 425 रुपए कम होकर 1,13,625 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,09,000 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। रोजाना इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।